गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग रिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को यहां सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करना चाहूं आज की क्लास की इंपॉर्टेंस की, तो देखिए आप सबको पता है फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, या मैं कह सकता हूं जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी यहां पे प्रैक्टिकल फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, इसका सारा का सारा यूज बिहेवियर में है, तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रिगार्डिंग टू एप्लीकेशन लेयर एज वेल एज। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में से सीबीएसई 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 100% आना है। मतलब यहाँ 99.9 ऐसा कुछ भी नहीं, 100% जरूर आप लोगों को यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। इट मे बी कि इन एडिशन टू 2 मार्क्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन कोई और भी मिल जाए, यानी श्योरिटी 2 मार्क्स की और मैक्सिमम 3 मार्क्स का कंटेंट आप लोगों को आज की क्लास से मिल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। एपियरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम सनराइज की बात करते हैं, सनसेट की बात करते हैं, तो दो इफेक्ट हम लोगों को मिलते हैं। पहला इफेक्ट तो जो कॉमन है, सब लोग देख पाते हैं, दैट इज रेडिशनेस। जब भी सन हमारा मॉर्निंग में या इवनिंग में हम लोगों के सामने होता है, हम देखते हैं तो वो रेडिश दिखाई देता है, जबकि दोपहर में एकदम से ब्राइट होता है। डियर स्टूडेंट्स, वो कॉज भी हम लोग सीखेंगे, वो थोड़ा आगे चल के सीखेंगे। हालांकि उसका कंसर्न यहां से भी हम लोगों को मिलता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा कॉज हम लोगों को मिलता है सन की अपीयरेंस को लेकर के। नॉर्मली होता क्या है, जब एग्जैक्टली सन हम लोगों को हॉरिजन में होता है, तो उससे 2 मिनट पहले ही सन की अपीयरेंस हो चुकी होती है। या इसी तरीके से इवनिंग टाइम में जिस समय हमारा सनसेट होता है, हॉरिजन से नीचे जाता है, उसके बाद भी अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट तक सन हम लोगों को दिखाई देता रहता है। यानी जो डे लेंथ है, सन अपीयरेंस की लेंथ है, वो अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स एक्चुअल टाइम से ज्यादा होती है। तो इसके पीछे कॉज जो है वो रिफ्रैक्शन है। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। देखिए, इसी डायग्राम को मैं बेस करता हूं। यहां मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूं, तो निश्चित रूप से मुझे मेरी आंख के सामने हॉरिजन तक की चीजें ही दिखाई देंगे, दैट इज हॉरिजन। अगर मैं हॉरिजन से नीचे देखने की कोशिश करता हूं, तो जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है वो मेरे सामने आ जाएगी। मैं इस चीज को ऐसे समझ सकता हूं कि सपोज ये अर्थ है और मैं अर्थ की टॉप पे यहां पे खड़ा हुआ हूं, तो ऑब्वियसली मेरे को सारा कुछ दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए मैं अर्थ की बैक साइड में यहां पीछे कहीं खड़ा हूं, तो यहां जब मैं सामने देखने की कोशिश करूंगा, तो अर्थ की जो कर्वेचर है वो मेरे आईज के पाथ में आ जाएगी। अल्टीमेटली मैं सामने नहीं देख पाऊंगा। कहां तक देख सकता हूं? मैं लाइन ऑफ साइट अपनी आई के सामने तक ही देख सकता हूं। अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, मान लीजिए ये लाइन ऑफ साइट है, और अगर यहां ऑब्स्टिकल आ जाए तो मैं नहीं देख पाता। डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजन से नीचे सन की अपीयरेंस और हॉरिजन से मैं कहूंगा कि एट द टाइम ऑफ सनसेट नीचे अपीयरेंस, दोनों चीजों को इसकी बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकता हूं। समझिए क्या होता है। मान लीजिए मेरा सन जो है वो हॉरिजन में ही है। मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं कि हॉरिजन में मेरा सन है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर ये एटमॉस्फेरिक लेयर ना होती, तो ऐसी स्थिति में सन मेरे को क्लियर विजिबल होता। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, सब लोग जानते हैं, अर्थ के पास वाली लेयर डेंसर, उसके बाद फिर थोड़ा रेयर, थोड़ा और रेयर, थोड़ा और रेयर, और आगे जाकर के तो एटमॉस्फेयर खत्म ही हो जाता है। 400 किलोमीटर के बाद तो हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे रेयर से डेंसर मेरी बीम आएगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती चली जाएगी। मैं हर जगह पे यहां पे अगर नॉर्मल बना दूं, तो हर स्थिति में क्या होगा, इंसिडेंट एंगल से छोटा होगा रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल से छोटा होगा रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल से छोटा होगा रिफ्रैक्टेड एंगल। तो जो भी मेरी बीम है वो स्ट्रेट अपीयर न होकर के मेरे को कर्वेचर लिए हुए या टेढ़ी होकर के दिखाई देती है। अल्टीमेटली
अगर एक्चुअल पोजीशन से या हॉरिजन पोजीशन से सन की जो प्रेजेंस है वो नीचे है, तब भी ये बेंड होकर के लाइट रेज मेरी आईज में जाती रहती हैं और मुझे ऐसा अपीयर होता है कि सन जो है वो हॉरिजन से नीचे नहीं है, अभी भी सन से कहीं ना कहीं ऊपर है। बिकॉज ऑफ मेरे को जो सेंस है वो सेंस तो लाइट के बारे में स्ट्रेट लाइन का ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, सन हॉरिजन से नीचे जाने के बावजूद भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आवर एटमॉस्फेयर हम लोगों को हॉरिजन से ऊपर ही दिखाई देता रहता है। एग्जैक्टली इट्स द अपीरेंट पोजीशन ऑफ सन, दैट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, और दैट इज हॉरिजन। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को डिस्कस की। सेम सिनेरियो इवनिंग टाइम में भी होगा। इवनिंग टाइम में भी अगर सन मेरा हॉरिजन से नीचे है तब भी कुछ देर तक, आप देखिए अगर ज्यादा नीचे चला गया तब तो ऑब्वियस है इतनी बेंडिंग हो नहीं पाएगी। जब इतनी बेंडिंग हो नहीं पाएगी तो हम लोगों को ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन 2 मिनट नीचे तक की अगर शिफ्टिंग है तो उस स्थिति में भी ये मेरे को हॉरिजॉन पे दिखाई देता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था सन की अपीयरेंस को लेकर के। अब मैं इस चीज को और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की और बात करना चाहूंगा। ये है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है ये भी यहां डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है नॉर्मल सा हम लोगों को मिलता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक कॉज बिहाइंड अपीयरेंस शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ सन एट द सनराइज और सनसेट। तो आपको वन वर्ड आंसर देना होता है यहां पे, क्या? दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब अगर सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है तो उस स्थिति में आप लोग इसको डायग्राम के थ्रू एलोबरेट भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं लेना चाहूंगा रियल एंड अपीरेंट डेप्थ का। देखिए ये रियल एंड अपीरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से न्यूमेरिकल या यहां से डेरिवेशन आप लोगों को दोनों चीजों में से कुछ भी मिल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है समझिए। मान लीजिए मैं किसी स्विमिंग पूल में या किसी क्लियर पॉन्ड में जिसका पानी जो है बिल्कुल साफ है, उसमें अगर देखता हूं और मान लीजिए कोई आर्टिकल पड़ा हुआ है, मान लीजिए सिक्के पड़े हुए हैं या कोई पेन पड़ा हुआ है या व्हाटएवर से कोई भी आर्टिकल पड़ा हुआ है, तो जो एक्चुअल डेप्थ है उससे कम डेप्थ मेरे को उसकी अपीयर होती है। या मैं ऐसे मान सकता हूं कि मान लीजिए कहीं एक यूरो या डॉलर या 100 रुपीज का कॉइन, अच्छा 100 रुपीज का कॉइन नहीं होता, चलो 10 रुपीज का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन कहीं पड़ा हुआ है किसी पॉन्ड में, छोटे पॉन्ड में, तो मुझे लगता है कि ये तो बस ये रहा और मैं उसमें जब हाथ डालता हूं उसको निकालने की कोशिश करता हूं तो मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। यानी मुझे कहीं ना कहीं एक भ्रम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ऊपर ही है, लेकिन वो ऊपर नहीं होता, एक्चुअल में नीचे होता है। तो जो मुझे लगता है, जो मुझे अपीयर हो रहा है, दैट इज द केस ऑफ अपीयरेंट डेप्थ, और जो एक्चुअल में उसकी डेप्थ है वो रियल डेप्थ। तो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो हमारा अपीयरेंट डेप्थ का और रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग समझ सकते हैं। एक छोटा सा डायग्राम हम लोगों ने यहां पे दिया है, उसी के बेसिस पे कुछ चीजों को करेंगे और मैथमेटिकली भी निकालने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये मेरे पास एक छोटा पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर ये पानी भरा हुआ है, मान लीजिए बड़ा नॉर्मल सी चीज है। यहां सपोज कोई कॉइन पड़ा हुआ है नीचे। अब देखिए अगर मैं एग्जैक्टली ऊपर से देखता हूं तब भी क्या होता है कि इस कॉइन की इमेज मुझे कम से कम 2 रे के इंटरसेप्शन से मिलती है। एक रे तो वो जो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, यानी यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो देखो इसमें तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये तो जिस पाथ से गई है उसी पाथ से रिट्रेस करके वापस आ जाएगी। लेकिन अब दूसरी रे, यहां से तो इनफाइनाइट रे निकल रही है, सबको पता है। दूसरी रे इस कॉइन की इमेज को फॉर्म करने के लिए मेरी आई में जाएगी, उसको मैंने यहां पे दिखा रखा है। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट आई का अपर्चर काफी छोटा होता है, मैंने इसको काफी दूर लिया हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि इमेज जो है वो प्रॉपर बन जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो रे है उसकी विड्थ या थिकनेस बहुत कम होती है। एक ऑलपिन की टिप से 10⁶ रेज निकलती है। अब मुझे यहां 2 रे दिखानी है, मेरा मार्कर पॉइंटर कंपैरेटिवली काफी थिक है, तो कहीं ना कहीं मुझे इमेज में थोड़ा कंप्रोमाइज करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरी रे सपोज मैं कर लेता हूं ये वाली है। अब अगली बात हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे
कि इस कॉइन का इमेज फॉर्मेशन हमारी आई में होता कैसे है। कहीं ना कहीं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से इस कॉइन के ऊपर लाइट गिरती है और वो लाइट इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज है, उनमें से एक रे तो नॉर्मल टू सरफेस मेरी आई में चली गई, दूसरी रे ऑब्लिकली, अगेन रिफ्रैक्शन के लिए क्या था, ऑब्लिकली रे का ट्रांसमिट होना जरूरी था। तो ये वाली वो रे है जिसको मैं ऑब्लिकली ट्रांसफर करने की बात यहां पे कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां क्या हो रहा है, वाटर का मतलब कंपैरेटिवली डेंसर से रे मेरी कहां जा रही है, रेयर में जा रही है। ऊपर क्या है, एयर है तो रेयर है, और वाटर है तो कंपैरेटिवली डेंसर है। तो यहां से दो रे निकली, एक रे मेरी ये निकली और दूसरी रे ये निकली, जिनको मैं कंसीडर कर रहा हूं। रे तो बहुत सारी निकल रही है लेकिन दो को मैं कंसीडर कर रहा हूं। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, इस इंटरफेस पे आकर के ये टकराई, जब इंटरफेस पे टकराएगी तो डेंसर से रेयर जा रही है। मेरे को क्या करना होगा, यहां पे स्नेल्स लॉ लगाना होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट इज साइन आई ओवर साइन आर। डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे आगे मैं नॉर्मल केस में म्यू लिख देता हूं, यहां तक ठीक है, लेकिन ये म्यू है क्या, मेरी रे वाटर से एयर में जा रही है, हेंस बाय आई में राइट हियर वाटर म्यू एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to water. Also someone may write refractive index of air divided by refractive index of water. अब ये जो दोनों refractive index मैंने मेंशन किए हैं, they are absolute refractive index which are computed with respect to vacuum. चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो sin i over sin r equals to w mu a, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा मैं बात करना चाहूंगा साइन आई और साइन आर की वैल्यूज के बारे में। तो देखिए, ये भी आपका नॉर्मल टू प्लेन और ये भी नॉर्मल टू प्लेन। अल्टीमेटली ये इंसिडेंट एंगल कहीं ना कहीं इस एंगल के बराबर हो गया बिकॉज ऑफ देयर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब जरा देखिए अपीयरेंस की बात करें, यहां से ये जो रे मेरी रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकली है, अगर मैं इसको हाइपोथेटिकली पीछे बढ़ाता हूं तो इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी। ऑब्वियसली जिस पॉइंट पर ये इंटरसेप्ट करेगी, इस कॉइन का एपियरेंट जो इमेज है वो यहां मेरे को दिखाई देगा, क्योंकि मेरी आई तो लाइट रे को स्ट्रेट पाथ में ही क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, महसूस करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम फिगर में ये वाला मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो वही पैरेलल रेस इंटरसेप्टिंग रे, ये वाला एंगल मेरा आर के बराबर हो गया। इसका मतलब मैं साइन आई की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू, ये जो नीचे ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी ओ, दूसरा दिख रहा है ए बी आई, इनकी हेल्प से डाल सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जरा हम लोग डालते हैं यहां पे, सबसे पहले साइन आई की वैल्यू डालते हैं। तो एंगल यहां है तो दैट इज साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो परपेंडिकुलर हो गया डियर स्टूडेंट्स यहां पे ए बी, और हाइपो हो गया ओ बी, that is divided by what, sin r। sin r की मैं बात करूंगा तो again that is perpendicular here is again ab, and hypo is again here what, ib, that is equals to w mu a। dear students, ab से ab आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जरा अगली बात देखिए, ये जो आप लोगों को दिख रहा है क्या, ob and ib, ये OB OA से रिप्लेस किया जा सकता है, IB IA से रिप्लेस किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ ये जो AB डिस्टेंस है ये अपने आप में बहुत छोटी है। क्यों छोटी है, मैंने इमेज तो यहां आपको बहुत बड़ी बना के दिखा दी, लेकिन मेरी जो आई का प्यूपिल है ये ज्यादा से ज्यादा 3 मिलीमीटर का होता है। अब ऐसी स्थिति में नो डाउट ये जो सी पॉइंट है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मेरी आई के अपर्चर के अंदर ही आ रहा होगा, तभी तो इमेज फॉर्मेशन हो सकती है, अदरवाइज तो होगी ही नहीं। अल्टीमेटली ए बी मेरा बहुत छोटा होगा, और जब ए बी मेरा छोटा होगा तो मैं ये मान सकता हूं कि बी पॉइंट ए के ऊपर ही कॉन्साइड कर रहा है। जब बी पॉइंट ए के ऊपर ही कॉन्साइड कर रहा है तो आई में राइट हियर आई ए ओवर ओ ए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू म्यू ए। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज आई ए? आई ए इज apparent depth,
तो मैं यहां आई ए की जगह पे लिखूंगा क्या, एपिरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई ओ ए। व्हाट इज ओ ए, ओ इज रियल डेप्थ, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, रियल डेप्थ। तो एग्जैक्टली एपिरेंट डेप्थ ओवर रियल डेप्थ इक्वल्स टू डब्ल्यू म्यू ए, या मैं इसको और लिख सकता हूं क्या, उल्टा करके, रियल डेप्थ ओवर एपिरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू ए म्यू डब्ल्यू। स्टूडेंट्स ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि नॉर्मली जो मेरे को वैल्यू मिलती है किसकी, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की विद रेस्पेक्ट टू ए मिलती है, एयर मिलती है। अल्टीमेटली मैं इसको सही फॉर्म में जो कन्वेंशनली मेरे को हर जगह पे मिलती है, गलत ये भी नहीं है, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसको लिखता हूं रियल डेप्थ ओवर एपिरेंट डेप्थ इक्वल्स टू ए म्यू डब्ल्यू, या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है इस पर्टिकुलर केस के लिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.33। तो डियर स्टूडेंट्स, रियल डेप्थ और एपिरेंट के बीच में जो रिलेशन मिलेगा वाटर के केस में, वो मिलेगा 1.33। एक बात और समझाना चाहूंगा, दिस म्यू करस्पॉन्ड टू येलो कलर, यानी मीन ऑफ व्हाइट कलर। तो डियर स्टूडेंट्स, सूर्य की रोशनी में जब हम लोग बात कर रहे हैं, सूर्य की रोशनी में सारे कलर्स होते हैं, सबको पता है, उनका मीन कलर क्या होता है, येलो कलर होता है, ये भी सबको पता है। येलो कलर के लिए ही वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, या मैं कह सकता हूं विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, लगभग वैक्यूम के बराबर ही होता है, 0.00012। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां ये नॉर्मल कंडीशन में जो हम लोग सनलाइट में देखते हैं, डे लाइट में देखते हैं, रियल डेप्थ ओवर एपिरेंट डेप्थ इक्वल्स टू 1.33 होगा। अब मैं यहां से कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन निकाल के दे सकता हूं। अगर मैं लाइट का कलर चेंज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, उसके थ्रू वैल्यू डाल दूंगा। अगर मैं यहां पानी की जगह पे ग्लिसरीन पुट करता हूं तो ऑब्वियसली मैं यहां पे ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालूंगा। व्हाटएवर सो, मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड फिल किया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालूंगा। लेकिन एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया जो मुझे अपनी वोकैबुलरी में डालना है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। रियल डेप्थ ओवर एपिरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जिसके अंदर से हम लोग देख रहे हैं। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको एंजॉय किया होगा। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको एक बार ग्रैस्प कर लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो अभी डिस्कस कर लीजिए। तो किसी भी लिक्विड के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो उथला क्यों दिखाई देता है, एपिरेंट डेप्थ जो होती है वो कम क्यों होती है, ये बात आई होप सो आप लोगों को यहां से क्लियर हो गई होगी। ऐसा प्रैक्टिकली हम लोगों को दिखता है, ये तो हम कभी भी देख सकते हैं। नहीं तो घर में ही एक काम करो, एक कोई बर्तन लो, उसके अंदर कोई कांच का बर्तन ले लो, कांच का ग्लास ले लो, उसके अंदर एक कॉइन डाल दो, ऊपर से देखो तो आपको जो कॉइन की डेप्थ है वो कंपैरेटिवली लेस अपीयर होगी। इवन दैट आप ग्लास के टम्बलर में पानी भर के उसमें कोई पेन डाल देते हैं, वो आपको टेढ़ा दिखता है, उसके पीछे भी यही कॉज है। उसके अलग अलग पॉइंट्स जो है, बॉटम है वो अलग डेप्थ में दिखेगा, टॉप है वो अलग डेप्थ में दिखेगी, अल्टीमेटली वो हम लोगों को टेढ़ा दिखता है। चलिए, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया, किसी की क्वेरी नहीं आई है। अब इसको एग्जाम में आप लोग कैसे लिखोगे, ये बात मैं यहां आपको शो करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। अगेन वही फिगर हमारी सारी की सारी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू म्यू ए, क्योंकि मेरी रे जो है वो वाटर से कहां जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, इसलिए डब्ल्यू म्यू ए। आई मेरा अंदर है, इसलिए साइन आई ओवर साइन आर, मैंने वैल्यूज को डाला साइन के टर्म्स में। अब यहां एक कॉज लिख दिया, क्या लिख दिया, एज द साइज ऑफ प्यूपिल इज स्मॉल, मैंने अभी बताया था 3 मिलीमीटर के अराउंड होता है। The ray BC will enter the eye if only B is close to A. It means मैं मान सकता हूं कि जो मेरा पॉइंट B है वो ऑलमोस्ट A के ऊपर ही लाई करता है। अल्टीमेटली मैंने यहाँ चेंज किया BI को AI से और BO को AO से, ये वैल्यूज मैंने डाल दी। और नो डाउट यहाँ अगेन मैंने A म्यू W कर दिया, यानी इसको उल्टा करके आपको दिखा दिया। मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ ओवर एपिरेंट डेप्थ। यहां से मैं एपिरेंट डेप्थ को भी सेपरेट कर सकता हूं, दैट इज रियल डेप्थ ओवर एपिरेंट डेप्थ। डियर स्टूडेंट्स, इसको जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कंक्लूड किया हुआ है, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम
इज ग्रेटर देन यूनिटी। वैक्यूम के रेस्पेक्ट में आप किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं तो दैट इज मोर देन 1 होता है। अल्टीमेटली एपिरेंट डेप्थ जो होगी वो ऑलवेज लेस होगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है किसका, नॉर्मल शिफ्ट का। अब ये नॉर्मल शिफ्ट क्या है, ये भी हमारा यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। देखिए नॉर्मल शिफ्ट क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास रियल है, क्या है बच्चों, ये मेरे पास में रियल पोजीशन है, ये मेरे पास एपिरेंट पोजीशन है। देख रहा हूं मैं कहां से, यहां से। तो देखो ये तो हो गया एपिरेंट और ये हो गया रियल। अब अगर मैं रियल डेप्थ में से सब्ट्रैक्ट कर दूं किसको, एपिरेंट को, तो ऐसी स्थिति में इसे मैं कहूंगा नॉर्मल शिफ्ट। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाली ही फिगर से मैंने यहां पे डाला है AO दैट इज रियल माइनस AI दैट इज एपिरेंट। AO अपनी जगह पे रखा, जो AI है एपिरेंट डेप्थ है, ऊपर से मैं फॉर्मूला लेके आया वही है क्या, रियल ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर मैं इस चीज को कॉमन लेकर के लिखता हूं दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन म्यू मल्टीप्लाइड बाई रियल डेप्थ। और रियल डेप्थ क्या है, थिकनेस है एक तरीके से, मैं इसको T से डिनोट कर सकता हूं, रियल डेप्थ लिख सकता हूं, कैसे भी डिनोट कर सकता हूं, इट्स माय चॉइस। तो ये मेरे पास एपिरेंट डेप्थ का, वो सॉरी शिफ्ट का, नॉर्मल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो आई होप सो कितना शिफ्ट होगा ये बात हम लोग यहां से डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां कुछ बातें और भी मैं समझाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगेन डिपेंड करता है किसके ऊपर, कलर के ऊपर, कि कौन सा कलर है जो मेरा ट्रेवल कर रहा है, कौन से कलर की वेवलेंथ है जो ट्रेवल कर रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहां से जो एपिरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है या जो नॉर्मल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मैं कौन से कलर में इसको देख रहा हूं। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा। आप जब भी लैब में जाएंगे या यहां लैब यूज करेंगे तो उसको करके देख सकते हैं। क्या करेंगे, आप अपने किसी भी व्हाइट पेपर के ऊपर 3 डॉट बनाएंगे अलग कलर की। मान लीजिए आपने ये रेड ग्रीन कलर का एक डॉट बना लिया, दूसरा आप लोगों ने सेम पेपर के ऊपर रेड डॉट बना लिया, तीसरा आपने सेम पेपर के ऊपर क्या कर लिया, ब्लू बना लिया। चलो आपका मन है तो एक और बना लेते हैं। मान लीजिए आपने यहां पे क्या बना दिया, येलो बना लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इन चारों डॉट्स के ऊपर, चारों डॉट्स एक ही प्लेन में एक ही पेपर के ऊपर आपने बनाए हैं। अब क्या करेंगे, ये कांच की स्लैब प्लेस कर देंगे लाइक दैट। अब यहां ऊपर से देखेंगे, ऐसे मान लीजिए कि ये पेपर है, आपने इसको ऐसे रखा। अब अगर यहां से आप देखेंगे तो ये तीनों डॉट आपको सेम प्लेन में नहीं दिखेंगे, ये अलग अलग दिखाई देंगे। एक ज्यादा ऊपर दिखेगा, फिर बीच में दिखेगा, फिर नीचे दिखेगा, बड़ा बढ़िया सा पैटर्न आपको मिलेगा। अब कौन से में ज्यादा नॉर्मल शिफ्ट होगी, किसमें नॉर्मल शिफ्ट कम होगी, ये जरा आपका होम असाइनमेंट है, करके देखिएगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पे रियल डेप्थ और एपिरेंट डेप्थ के ऊपर मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन विच कलर वी आर यूजिंग। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए इस सारे के बेसिस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे मिलेगा। छोटा न्यूमेरिकल है, मजेदार है। एग्जाम्पल नंबर 7, ए मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर एंड माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन इट। बात वही है, मान लीजिए ये आपका बीकर है, यहां पे आपने कोई मार्क लगा दिया और यहां ऊपर आपने माइक्रोस्कोप लगा दिया। भैया हमारी आंख भी अपने आप में माइक्रोस्कोप है। इट इज रेज्ड थ्रू 1.5 सेंटीमीटर। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना है, द माइक्रोस्कोप इज रेज्ड थ्रू 1.5 सेंटीमीटर, यानी जो माइक्रोस्कोप है उसको शिफ्ट करना पड़ता है ऊपर की तरफ। कितना? 1.5 सेंटीमीटर। क्यों रेज करना पड़ता है जरा समझिए। To what height water must poured into the beaker to bring the mark again into focus, given that mu of water is 4.3.
यानी इसमें कितना पानी मेरे को डालना पड़ेगा जिससे कि अगेन मैं उसी जगह पर क्या कर पाऊं, माइक्रोस्कोप को फोकस कर पाऊं। तो डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट आपको थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा। आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज थोड़ी बढ़िया वाली तो होती ही है जिससे काफी सारी चीजें क्लियर हो। एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़िए, देखिए जरा यही बात है या नहीं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होगा, बहुत नॉर्मल सी बात। वीकर में कोई मार्क लगा हुआ था, हम उसको देख रहे थे, माइक्रोस्कोप से देख रहे थे या आई से देख रहे थे, बात तो एक ही है। अब हमने उसमें कुछ पानी डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है तो क्या होगा, निश्चित सी बात है इसकी जो एपरेंट डेप्थ है वो कम हो जाएगी। अब एपरेंट डेप्थ कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली मेरे को जो फोकस है, आई का फोकस या माइक्रोस्कोप का फोकस, अब देखिए उसने माइक्रोस्कोप क्यों यूज किया है। माइक्रोस्कोप को मैन्युअली हम लोगों को फोकस करना पड़ता है, जबकि आई हमारी ऑटोमेटिकली फोकस हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए उसने माइक्रोस्कोप वर्ड यूज किया कि मैन्युअली उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फोकस करना पड़ेगा इसको सही से देखने के लिए। कितना फोकस करना पड़ेगा, जितना इसमें एपरेंट शिफ्ट होता है उतना ही फोकस करना पड़ेगा। अब ये इसके पीछे फिलॉसफी थी डियर स्टूडेंट्स। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे दे रखी है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, या जो भी मीडियम बाहर है एयर है उसके रेस्पेक्ट में, तो मुझे बहुत कुछ करना नहीं है। अगर मैं रोड मेमोरी में देखता हूं तब तो 1 ही मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन अगर मुझे कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है तो ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है, उसको फोकस कर रहा हूँ, फोकस करने के बाद उसमें कुछ पानी डाल रहा हूँ तो उससे क्या होगा, उसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एपरेंट डेप्थ कम हो जाएगी, उसको मेरे को अच्छे से देखना है, तो माइक्रोस्कोप को फिर मेरे को फोकस करना पड़ेगा। तो दोनों शिफ्ट जो है वो मेरे को दे रखी है, कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। तो आई होप सो मैं कह सकता हूं कि जो शिफ्टिंग है वो 1.5 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना बहुत आसान से काम रह जाता है अगर मुझे केस क्लियर हो गया तो। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, एपरेंट शिफ्ट 1.5 सेंटीमीटर, टी अगर मैं टोटल हाइट या टोटल डेप्थ ले लेता हूं या रियल डेप्थ ले लेता हूं तो ऐसी स्थिति में d इक्वल्स टू t1 - 1/μ होता है। यहाँ पे d जो डेप्थ है वो 1.5 हो गई है, एपरेंट जो भी हमारे पास शिफ्ट निकल के आया था, नॉर्मल शिफ्ट कह सकते हैं हम लोग इसको, तो नॉर्मल शिफ्ट 1.5 हो गई है, दैट इज t1 - 1/4/3। इसको सॉल्व किया मैंने तो 6 सेंटीमीटर का केस मेरे को मिल गया। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी मैं ब्रीफिंग करना चाहूंगा आपके साथ में। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क्या कहता है, लंबा जरूर है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, देखते हैं। ये कहता है द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास। ठीक है, कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर का जो बॉटम है वो मोटा है। ये मान लीजिए ये कंटेनर है, आप देखते होंगे कई सारी बॉटल्स भी ऐसी होती हैं जिनका जो बॉटम है वो काफी थिक होता है। ये मान लीजिए कंटेनर है और इस कंटेनर का जो कांच है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, ऐसा वो कह रहा है यहाँ पे। द कंटेनर कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स, 2 अलग अलग लिक्विड है। मान लीजिए इसमें जो पहला लिक्विड है वो ये फिल है इतना, और दूसरा जो लिक्विड है वो सपोज ये फिल है। दोनों ही इमिसिबल है, यानी जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। अच्छा कलर कर दें, चलो जी कलर कर देते हैं। ये लो जी, ये कलर कर दिया जी हमने, ये लो, ठीक है। और बच्चा कहता है नहीं जी इसको भी कलर कर दो, तो इसको भी कलर कर देते हैं जी, लो ये कलर कर दिया हमने। और जो नीचे वाला है चलो जी इसको भी कलर कर देते हैं बच्चों, तो इसको कलर करेंगे तो ये हो गया जी, ये कलर हो गया। अब वो आगे क्या कह रहा है, आगे जरा समझिए। आगे कहता है डेप्थ, जस्ट अ मिनट, द कंटेनर कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स A and B ऑफ डेप्थ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान रहे जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आप लोग देंगे। ऊपर वाले को A कह रहे हैं तो दैट इज फॉर 6 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले को B कह रहे हैं तो दैट इज फॉर 8 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। व्हाट इज द एपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्क्रैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम। स्क्रैच कहां है जी, स्क्रैच है यहाँ पे। स्क्रैच कहां पे बच्चों, स्क्रैच है यहाँ बॉटम पे, बॉटम पे कोई स्क्रैच लगा हुआ है। अब वो यहां से देख रहा है इसको, जब यहां से देख रहा है तो कितना शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली इस लिक्विड की वजह से नॉर्मल शिफ्ट होगा, इस लिक्विड की वजह से नॉर्मल शिफ्ट होगा, और ये जो कांच का मोटा बीकर है इसकी वजह से नॉर्मल शिफ्ट होगा।
अगर मैं तीनों नॉर्मल शिफ्ट को ऐड कर दूं तो ऐसी स्थिति में मेरे को जो नेट नॉर्मल शिफ्ट है वो मिल जाएगा। यही उसने पूछ रखा है, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। आगे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा। फिलॉसफी मैंने बता दिया है, थिंक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो आप लोग कर पाएंगे। इससे ज्यादा और मुश्किल क्वेश्चन आपको सीबीएसई कभी भी नहीं पूछेगा। इवन दैट इस क्वेश्चन की भी बात करें तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बिलोंग करता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। सेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, पहली लेयर की वजह से नॉर्मल शिफ्ट, दूसरी लेयर की वजह से नॉर्मल शिफ्ट, तीसरी लेयर की वजह से नॉर्मल शिफ्ट, तीनों की वैल्यू डाली, एक ही बार में हमने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ूं। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स पूरे नाम को ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे पूरे नाम को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां भी हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिलने वाले हैं टीआईआर के ऊपर। शॉर्ट फॉर्म में इसकी टीआईआर क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं, वो हम लोग इसको पढ़ना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, ये डायग्राम तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले अपना एक डायग्राम देख लेता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक इंटरफेस है, यहां पे रेयर मीडियम है, यहां पे डेंसर मीडियम है। अब अगर मेरी कोई रे डेंसर मीडियम से चलती है, रेयर मीडियम में जाती है, तो सब लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल टू सरफेस से दूर हो जाती है। ये यहां पे इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब भी मेरी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ऐसा मैं स्नेल्स लॉ में वैल्यूज डाल करके पढ़ चुका हूं। अब डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, मान लीजिए मैं यहां इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाता हूं तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ जाएगा। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल पर मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल, जिसको मैं आईसी कह रहा हूं, नाम दे रहा हूं, इस पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल मैं देता हूं। क्या देता हूं बच्चों, पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल देता हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल और ज्यादा बढ़ेगा। जब रिफ्रैक्टेड एंगल और ज्यादा बढ़ेगा तो ये उसी डेंसर मीडियम में आ जाएगी। अब जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई, तो इसका नाम क्या होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स कर तो रहे थे हम लोग रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज रहे थे, लेकिन हो गया क्या, रिफ्रैक्शन के अंदर ही सेम मीडियम में वापस आ गई। इसलिए हम लोग इसको एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट जिस पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, देखो ये ब्लू वाला सेम कॉन्सेप्ट देखो, पर्टिकुलर एंगल पर, पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो क्या होगा, ये रे मेरी इस इंटरफेस पे चली जाएगी, यानी ना वो रेयर मीडियम के अंदर होगी ना डेंसर मीडियम के अंदर होगी, मैं कह सकता हूं डिसअपियर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एंगल को जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। आई होप सो ये टर्मिनोलॉजी और ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं जरा अपने डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं जो मैंने ऑलरेडी बना के दे रखा है। नो डियर स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है हम लोगों की क्लास का। अगर मैं यही डायग्राम इसके साथ साथ बनाता तो बहुत देर लगती। जो मैं यहां डिफाइन लिख रहा हूं वो लिखता तो समझ लीजिए कि जितना कंटेंट मैं आपको 45 मिनट्स की क्लास में डिलीवर कर रहा हूं वो कम से कम नहीं तो 3 घंटे में जाके होता, फिर भी वो एफिशिएंसी नहीं आती। तो एग्जैक्टली आपकी 45 मिनट्स की क्लास को डिलीवर करने में
हम लोगों को कम से कम 2.5-3 घंटे का टाइम लगता है कि पहले सारी चीजें हम तैयार करें, फिर उसको लेकर के आपके सामने, तो इससे आपका टाइम सेव होता है। और यही है कॉन्सेप्ट स्मार्ट स्टडी का कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे ग्रेस्प कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रहे, आप ग्रेस्प करने के बाद अपने हाथ से जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, तब तक एग्जामिनेशन में प्रॉपर आप नहीं लिख के आ पाएंगे। अल्टीमेटली आपके मार्क्स लैग कर जाएंगे। समझ रहे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा टाइम यहां था मैंने सेव कर दिया, आपकी ग्रेस्पिंग बढ़ा दी। अब आपको इसको लिख करके प्रैक्टिस को जरूर करना है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्या हमने डेंसर मीडियम लिया, रेयर मीडियम लिया, इसको मीडियम नंबर 2 कह दिया, इसको मीडियम नंबर 1 कह दिया, यहां कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस ले लिया। पहली रे मैंने मेंशन की है जो नॉर्मल टू इंटरफेस है, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी, आगे निकल गई। अब मैंने यहां से पहली रे ली, ये रे फर्स्ट ली। रे फर्स्ट को मैंने यहां पे अलग अलग कलर से दिखाया हुआ था, रेड कलर से दिखाया हुआ था, यहां मैंने रे 1 क्या रखा है। बिकॉज ऑफ नोट्स जो आप लोगों को मिलेंगे वो क्या ब्लैक एंड व्हाइट मिलेंगे, तो उसमें फिर समझ सकते हैं कलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए 1 2 3 4 नंबर मेरा मजबूरी थी। यहां मैंने जरूर आपको कलर से शो कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई इंसिडेंट के करस्पॉन्डिंग आर मिलेगा, नो डाउट। आर मेरा बड़ा होगा किससे? आई से, बिकॉज ऑफ मैं डेंसर से रेयर जा रहा हूं। सेकंड रे की बात की, सेकंड रे मेरी ये ब्लू वाली है, जिसमें जो इंसिडेंट एंगल है, दैट इज ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, यानी जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो यहां पे एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है, तो मैं इसको आईसी नाम दे देता हूं। तीसरी रे मैंने आपको शो की है, ये ब्लैक वाली। ब्लैक वाली रे में जो इंसिडेंट एंगल है वो निश्चित रूप से बड़ा है किससे? क्रिटिकल एंगल से। ऐसी स्थिति में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री से बड़ा है। अल्टीमेटली सेम मीडियम के अंदर आ गई ये रे, और मैंने इसको नाम दे दिया टोटली रिफ्लेक्टेड रे, और पूरे फिनोमिना को कॉन्सेप्ट दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको टीआईआर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहां से छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट और भी आपको क्लियर करना चाहूंगा, बड़ा मजेदार सा है। मैं यहां पे लिखता हूं क्या? साइन आई ओवर साइन आर। आई मेरा डेंसर मीडियम में है, आर मेरा रेयर मीडियम में है। सपोज मैं इस डेंसर मीडियम को क्या ले लेता हूं? वाटर ले लेता हूं सपोज, तो ये हो जाएगा बच्चों W म्यू A, ठीक है। अब पर्टिकुलर ये वाला केस जिसमें रिफ्रैक्टेड एंगल मेरा 90 डिग्री है, उसके लिए मैं इसको लिखता हूं साइन आई सी, क्रिटिकल एंगल होता है, अपॉन में साइन 90, दैट इज इक्वल टू W म्यू A। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो रेसिप्रोकल करने पे क्या मिलता है? 1 अपॉन साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू। अब यहां म्यू बोले तो ए म्यू डब्ल्यू, ऊपर मैंने एयर कंसीडर किया और नीचे वाटर कंसीडर किया। तो नॉर्मल जो कन्वेंशन मेरे को मिलता है बुक्स में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एयर से वाटर में, तो 1 अपॉन साइन आईसी, आईसी बोले तो क्रिटिकल एंगल, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे पता है तो मैं उसके क्रिटिकल एंगल निकाल सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे एक दो बातें कंक्लूड करना चाहूंगा। क्या? टीआईआर के लिए एसेंशियल कंडीशन, पहली कंडीशन डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर या क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ऑब्वियसली टीआईआर होगा। रे मेरी जिस मीडियम से गई थी, यानी डेंसर मीडियम से गई थी, तो डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट का टाइम, जितनी भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं इनको जरा आप लोग देखेंगे। All the things are clear or not, dear students? चलिए, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। TIR की डेफिनेशन, the phenomena in which a ray, that is not track, that is what? Ray,
of light traveling at an angle of incident greater than critical angle. I have explained what is critical angle. From denser to rare. अगर आप देखेंगे तो मैंने दोनों कंडीशन यहां पे दे दी, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल और डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इट विल रिफ्लेक्टेड बैक इन डेंसर मीडियम। इट इज टर्म्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? चलिए अब स्टूडेंट्स इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात हम लोग करना चाहेंगे टीआईआर की। देखिए रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन का एक स्पेशल केस था टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब किसकी बात करना चाहेंगे? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करना चाहेंगे। पहला एप्लीकेशन आता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। भैया डायमंड जो है वो स्पार्कल क्यों करता है, चमकता क्यों है? बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। चलिए डायमंड के बारे में दो बातें खास रूप से मुझे समझिए। नंबर 1, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन नेचर। इससे ज्यादा हार्ड कोई मटेरियल होता नहीं है। दूसरा, डायमंड इज अ मटेरियल विच इज ट्रांसपेरेंट एज वेल एज इट हैव लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड के बारे में दो खास बात। एक तो ये कठोर बहुत होता है, यानी इसको एक बार जो शेप दे देंगे वो आसानी से शेप इसकी खराब नहीं होगी। दूसरा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नेचर में सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों खासियतों को लेकर के हम लोग डायमंड की बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो डायमंड है वो जब और फॉर्म में निकलता है, किसी खदान से निकलता है, जमीन से निकलता है, तो उसकी कोई शेप नहीं होती। वो इरेगुलर शेप का कैसा भी एक स्टोन लाइक होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। अब जो भी डायमंड कटर है, डायमंड कटर का मतलब वो व्यक्ति जो डायमंड को शेप आउट करता है, शेप देता है। अब कोई ये मत कहना कि सर वो डायमंड तो हार्डेस्ट है, उसको वो काय से काटेगा। बच्चों बचपन में हम लोगों ने एक कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो बच्चों रसरी बोले तो रस्सी, सिल बोले तो पत्थर, स्टोन। अब रस्सी और स्टोन की कंपैरिजन करोगे तो रस्सी काफी सॉफ्ट होती है, पत्थर तो हार्ड होता है, बावजूद इसके वो पत्थर के ऊपर निशान डाल देती है। तो डियर स्टूडेंट्स नो डाउट हम लोग डायमंड की बात कर रहे हैं तो डायमंड की ही टिप बनाएंगे पहले, उससे हम डायमंड को डायमंड से ही काटेंगे। लोहे की आरी के ब्लेड से ही लोहा काटते हो आप। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स वो शेप आउट करेगा, किस तरह से शेप आउट करेगा? वो डायमंड को कुछ इस तरीके से शेप आउट करेगा डियर स्टूडेंट्स कि इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 24.4 डिग्री है। यानी एक बार लाइट इसके अंदर एंटर कर गई, अब ये इस तरीके से यहां पे एंगल बनाएगी कि जब निकल के दूसरे सरफेस पे जाएगी तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, अल्टीमेटली टीआईआर ले जाएगी। अब इस सरफेस पे टकराएगी तो फिर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, फिर टीआईआर ले जाएगी। इस सरफेस पे जाएगी तो फर्दर ये यहां पे टीआईआर ले जाएगी, इस सरफेस पे जाके टकराएगी तो फर्दर ये टीआईआर ले जाएगी। सेवरल टाइम्स टीआईआर लेने के बाद ये बाहर निकलेगी। अब डियर स्टूडेंट्स एक तरीके से मैंने इस डायमंड को ऐसा बना दिया जिसके अंदर ऑप्टिकल डेंसिटी काफी ज्यादा है, लाइट रेज जो गई हैं वो इसी के अंदर घूम रही हैं और कई बार घूमने के बाद बाहर निकलती हैं। अल्टीमेटली स्पार्कल तो करेगा ही, चमकेगा तो है ही। तो डियर स्टूडेंट्स डायमंड की खासियत, फिजिक्स की हेल्प और डायमंड कटर की मेहनत से डायमंड चमकता है। ठीक है। अब कोई बच्चा कह सकता है जी सेम थिंग हम लोग कांच में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कांच में भी कर सकते हैं, लेकिन कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 होता है। ऐसी स्थिति में ये जो क्रिटिकल एंगल कांच के लिए आता है ये 43 डिग्री के आसपास आता है। अल्टीमेटली किसी छोटे पीस को, कांच के छोटे पीस को हम इस तरह से शेप आउट नहीं कर सकते, हमें कांच का काफी बड़ा पीस लेना होता है, उसको शेप आउट करना होता है।
तो भैया अब इतना बड़ा पीस थोड़ी ना कोई ऑर्नामेंट की तरह से कान में या गले में डाल के चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कांच जो है, ग्लास जो है वो हार्डेस्ट तो है नहीं, हार्डेस्ट नहीं है तो क्या होगा बच्चे, कुछ दिनों में इसके जो एजेस हैं, जो फेसेस हैं, वो घिस जाएंगे। घिस जाएंगे तो टीआईआर फिर नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? इसलिए कांच के ऑर्नामेंट्स नहीं बनते। हां, कांच के हम लोग झूमर बनाते हैं। आपने देखा होगा शादी ब्याह के जो पंडाल होते हैं, जो परमानेंट मैरिज होम्स होते हैं, उनमें आपने देखा होगा बड़े बड़े वो झूमर लगे होते हैं, उनमें बड़ी स्पार्कलिंग होती है, कई बार तो डायमंड जैसी ही स्पार्कलिंग दिखाई देती है। तो वहां बड़े पीस के अंदर स्पार्कलिंग पॉसिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप तो ये डायमंड का स्पार्कलिंग क्यों होता है, इसके पीछे बेसिस क्या है। अब 1 मार्क्स में तो सीधे सीधे बोलना है क्या, टीआईआर। कोई भी कहता है व्हाट इज द कॉज ऑफ स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, टीआईआर। अब डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई का छोटा सा क्वेश्चन तो तैयार हो गया, लेकिन इसका क्रिटिकल एंगल क्या है, शेप आउट कैसे करते हैं, डायमंड कटर का क्या रोल है, ये जितनी भी बातें मैंने आपसे की हैं, इन सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। और इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की जरूरत हम लोगों को मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती, आपको एक टॉपिक जो है वो तरीके से तैयार करना है, वही आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है। अब इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे कैसे आपने इसको निकाला, अभी फॉर्मूला पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आईसी। अब मैं इसको उल्टा बना देता हूं, भैया आईसी की वैल्यू 24.4 डिग्री है, ठीक है। अब जो टेबल है कौन सी, साइन टेबल, लॉग टेबल के अंदर जो मिलती है, वहां से साइन 24.4 की वैल्यू डालो, 1 को उससे डिवाइड करो, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसका, डायमंड का। इसका उल्टा सीधा किसी भी तरीके से किसी भी मेटेरियल को लेकर के वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करना चाहूंगा। अभी टीआईआर के जो एप्लीकेशंस हैं वो सारे खत्म नहीं हुए हैं, तो कुछ एप्लीकेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स अ लॉट।